Hello, my friends. Myself, Shailen Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप लोग लगातार वीडियोस के माध्यम से हमसे कनेक्ट हैं और हम अपने लेक्चर को जो B.Ed प्रोग्राम में आपका पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है BED 2103, लगातार हम अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और हम अभी अपने यूनिट 3 में जो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 3 का द होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, इस टॉपिक को आज इस वीडियो के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करेंगे कुछ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग या टॉपिक्स के आधार पर। अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में काफी कुछ जाना समझा, लैंग्वेज क्या है, उसके संप्रत्यय को जाना, उसके कॉन्सेप्ट को जाना, उसके मीनिंग को जाना, उसके डिफिनीशन को जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक को जाना। तो अभी जो हम लैंग्वेज के संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में भी हम लोगों ने सीखा कि मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज क्या है या बहुभाषावाद जो लैंग्वेज का है वो क्या है, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी के संदर्भ में कंटिन्यूअस जब हम आगे बढ़ते हैं या ग्रेजुअली जब हम अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग आज जब अपने विषय पे आते हैं तो देखते हैं कि टॉपिक है द होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, जो हमारा यूनिट 3 का एक टॉपिक है। तो आज की वीडियोस में हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आप आइए देखते हैं किन आधार पर इसको हम क्लियर आउट करने का प्रयास करेंगे। होम लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज को किन बातों के आधार पर या किन टॉपिक्स के बेसिस पर हम इसको क्लियर आउट करने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ कुछ चीजों को लिया है, जैसे सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि होम लैंग्वेज क्या है और स्कूल लैंग्वेज क्या है। फिर हम देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। अगर इस डिफरेंस को हम क्लियर आउट कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होम लैंग्वेज क्या है और स्कूल लैंग्वेज क्या है। इन दोनों के बारे में कहीं न कहीं इस आधार पर जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं अभी एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे और क्लियर आउट करेंगे। तो इसके आधार पर कहीं न कहीं इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर कहीं न कहीं हमने एक टॉपिक को और लिया है हार्मनी ऑफ द होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो हम इसे क्लियर कर दे रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं। कहीं कहीं आप ऐसा ना सोचें कुछ लोगों को होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, यानी कि यहां पर जो है हम बात करेंगे हार्मनी ऑफ होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। अगर आप देखेंगे इसका संदर्भ अगर हम देख लें, अगर हिंदी मीनिंग देखें तो सामंजस्य होता है, ठीक है। अगर इस आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे कहीं न कहीं जो है इस आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज को कैसे स्कूल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज के बीच में एक सामंजस्य बिठा सकते हैं, उन दोनों को कैसे कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से जब एक चाइल्ड या एक बच्चा अपने परिवार से निकल करके एक स्कूल या इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करता है, अपनी स्टडी स्टार्ट करता है, तो निश्चित रूप से जब वो एक ऐसी भाषा से जुड़ा होता है और उस भाषा के आधार पर अगर हम देखेंगे कि उसकी अपनी स्वयं की बोली होती, सॉरी फॉर दिस, हम ये देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी उस लैंग्वेज को जो उसकी एक अपनी बोली है, मातृभाषा है, मदर टंग है, प्राइमरी लैंग्वेज है, वहां से निकल करके जब अपने स्कूल या इंस्टीट्यूशंस में आता है तो एक नई भाषा के द्वारा उसका परिचय होता है, इंटरेक्शन होता है। तो निश्चित रूप से कैसे उसमें वो सामंजस्य बिठाता है, कैसे उसको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करता है, एक दूसरे के साथ कहीं कहीं एडजस्टमेंट करता है, तो उसी को हम लोग कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिक्टेट करेंगे कि होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज हमारा जो है
कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके एक स्टूडेंट को उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकता है, या उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, या कह सकते हैं कि उसके कॉग्निटिव नॉलेज को इंप्रूव कर सकता है। तो इन सब बातों को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से आते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप देखें तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि होम लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो है, इसे हम मदर टंग के रूप में, जो हमारी होम लैंग्वेज है इसको कहीं ना कहीं हम मदर टंग या प्राइमरी लैंग्वेज, या हम इसे रीजनल लैंग्वेज, या हम इसे कह सकते हैं नेटिव। तो निश्चित रूप से इसे हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं। अगर हम होम लैंग्वेज को देखें तो इसे मदर टंग, प्राइमरी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज के रूप में भी हम जान सकते हैं। यह हमारी मातृभाषा होती है, प्राथमिक भाषा होती है, हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। हम कह सकते हैं हमारी क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक चाइल्ड जब जन्म लेता है, वो अपनी फैमिली में जन्म लेगा, तो उसकी सबसे पहला जो इंटरेक्शन उसकी अपनी माँ के साथ होता है, और उसकी माँ की जो भाषा होगी, जो बोली होगी, निश्चित रूप से बच्चा सबसे पहले उसी को लर्न करता है, उसी को सीखता है। एक परिवार में रह करके चाइल्ड जब बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रोन अप करता है, तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि वह अपनी फैमिली के द्वारा बोली गई भाषा को, फैमिली के द्वारा बोली गई कह सकते हैं बोली को एडॉप्ट करता है, डायलेक्ट को एडॉप्ट करता है। वह धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपनी फैमिली से बाहर निकलकर अपने आस पड़ोस के लोगों से इंटरेक्ट करता है, और वहां की भाषा, लैंग्वेज, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बोली, डायलेक्ट को एडॉप्ट करता है। तो हम कह सकते हैं एक चाइल्ड का, एक स्टूडेंट्स का, या एक व्यक्ति का, एक पर्सन का निश्चित रूप से सबसे पहले जहां जन्म होता है, जिस क्षेत्र में होता है, जिस जगह पर होता है, जिस एटमॉस्फेयर में होता है, जिस इन्वायरमेंट में होता है, या जिस कह सकते हैं कि जिस सिचुएशन में होता है, उसके आसपास का जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, निश्चित रूप से चाइल्ड, एक स्टूडेंट्स, वह वहां की भाषा को सीखता है, जिसे हम होम लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वह उसकी अपनी मातृभाषा होगी, प्राइमरी लैंग्वेज होगी, प्राथमिक भाषा होगी, वह नेटिव लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी, यानी कि क्षेत्रीय भाषा होगी। अब वो कोई आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनकी अपनी भाषा हो सकती है, कोई भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं, मैथिली बोलने वाले लोग हैं, तो वहां के उनकी अपनी भाषा हो सकती है। बुंदेली भाषा को बोलने वाले लोग होंगे, बुंदेली भाषा के लोग जानने वाले होंगे, तो उस एरिया में बुंदेली बोली जाती है। तो निश्चित रूप से वो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वह उस भाषा को अडॉप्ट करेगा। गढ़वाली है, कुमायूनी है, राजस्थानी भाषा है, पंजाबी, यानी कि इस इंडिया में ही आपके इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, और वो चाइल्ड जब वहां जन्म लेता है, जिस सेक्टर या जिस रीजन में भी वो पैदा होता है, जिस जहां पर भी, जिस प्लेस पर वो पैदा होता है, तो निश्चित रूप से हम ये डिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत क्लियर तरीके से कह सकते हैं कि वह सबसे पहले उसने आसपास की भाषा को ही सीखने का प्रयास करता है या लर्न करता है। वह अपने फैमिली में माता पिता से, भाई बहन से, चाचा चाची से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, पड़ोसियों से, अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के लोगों से एक भाषा सीखता है, और निश्चित रूप से वही भाषा उसकी क्या होती है, होम लैंग्वेज कहलाती है, या उसे हम होम लैंग्वेज कह सकते हैं। तो इन सेंस में हम देखेंगे कि जो बच्चा अपना जन्म लेने के बाद उसके जीवन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, या धीरे धीरे जब वो ग्रोन अप करता है, धीरे धीरे वह उसकी आयु बढ़ती है, तो निश्चित रूप से वह अपने आसपास के लोगों के द्वारा एक ऐसी भाषा या एक ऐसी बोली को सीखता है या लर्न करता है, जो कहीं न कहीं उसके अपनों के द्वारा सिखाई जाती है, और वह उसे लर्न कर लेता है, जिसे हम होम लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं।
हमें लगता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे हम देख लेते हैं स्कूल लैंग्वेज के संदर्भ में। स्कूल लैंग्वेज हम किसे देखेंगे? स्कूल लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी भाषा होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो किसी इंस्टीट्यूशंस या स्कूल में वह अपने आए हुए विद्यार्थी को या अपने यहाँ आए हुए स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है, लर्न कराई जाती है। निश्चित रूप से यह जो बोली होगी, यह जो लैंग्वेज होगी, यह कहीं न कहीं इससे थोड़ा सा अपग्रेड होगी। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको जो भाषा सिखाई जाएगी वह ग्रामेटिकली रूप से, कहीं न कहीं सेंटेंस के रूप से, वर्ड के रूप से, आइडियोमेटिक रूप से कहीं न कहीं क्या होगी, एक उच्च भाषा होगी, डेवलप्ड भाषा होगी। उसका एक कॉन्सेप्ट जो होगा विस्तृत रूप से होगा। तो निश्चित रूप से आप ये देख सकते हैं कि जो स्कूल लैंग्वेज होती है वह कहीं ना कहीं अपग्रेड होती है और कहीं ना कहीं वह जो है एक परिष्कृत परमार्जित भाषा के रूप में स्कूल में आपके या इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को पढ़ाई या सिखाई जाती है। निश्चित रूप से अगर हम एक स्कूल लैंग्वेज के रूप में उसे डिफाइन कर सकते हैं, जो ऐसी भाषा जो कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से गवर्नमेंट के द्वारा नीति और नियम के आधार पर कहीं न कहीं क्या है, निर्धारित होती है। और इसमें हम कहीं न कहीं कोठारी कमीशन का उल्लेख कर सकते हैं कि आप वहां देखेंगे कि उसके द्वारा बताई गई त्रिभाषा का जो सूत्र है, ट्राई लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है, आपके स्कूल और इंस्टीट्यूशंस में जो अप्लाई किया जाता है वो कहीं न कहीं इसी स्कूल लैंग्वेज को ही डिफाइन करने के लिए निश्चित रूप से किया गया है। अगर आप देखेंगे कि होम लैंग्वेज को निश्चित रूप से स्कूल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या उसे कह सकते हैं कि सामंजस्य बिठाने के लिए, हार्मनी की बात जैसे हमने किया, तो वहां पर आप देखेंगे कि स्कूल लैंग्वेज जो है कहीं न कहीं ग्रामेटिकली रूप से या हम कह सकते हैं कि एक नियम कानून के आधार पर या वह रूल रेगुलेशन के आधार पर एक परिष्कृत और उच्च भाषा के रूप में डिफाइन होती है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके डिफरेंस को जब समझेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे, तो डिफरेंस के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि होम लैंग्वेज क्या है और स्कूल लैंग्वेज क्या है, और इसी के आधार पर हम इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक टॉपिक करके हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हमने लिया है टेलीग्राफिक स्पीच, होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज जो डिफरेंस है, कैन बिगिन विद द फुल सेंटेंस। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है टेलीग्राफिक स्पीच के रूप में होती है और ये क्या होती है, फुल सेंटेंस के रूप में होती है। इसका क्या सेंस है? सिंपल सी बात है कि जब कोई लैंग्वेज देखेंगे, जो होम लैंग्वेज है वो टेलीग्राफिक स्पीच में है, यानी कि यहां पर जो है आप देखेंगे कि रूल रेगुलेशन या ग्रामर का कोई बहुत रूल नहीं होता है। यहां पर बच्चा क्या है, अपने घरों में, अपनी फैमिली में कहीं न कहीं आप देखेंगे तो वो क्या है कि एक दूसरे के हाव भाव या एक दूसरे के द्वारा बोली गई बातों को देख करके, या जो वर्ड्स घर में बोलते हैं, जैसे बोलेगा मम्मी पापा, तो वो एक वर्ड के रूप में अपनी जो भाषा की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तो आप देखेंगे वहां पर कहीं न कहीं क्या है वह कि एक पूरा सेंटेंस नहीं बताएगा। जैसे हम कह सकते हैं एक बच्चे को जो है अगर पानी चाहिए तो हम लोग कहेंगे एक गिलास पानी ले आओ, ठीक है, हमने पूरा सेंटेंस बोला। किसी से भी अगर हमें एक पानी की आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, तो हम बोलेंगे एक गिलास पानी ले आओ, सामने वाला आपको एक गिलास पानी ला के देगा, फिर आप उसको पी लेंगे। जब छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, जब उसकी भाषा की प्रक्रिया स्टार्ट होती है या लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो वो सिंपली एक वर्ड बोलता है मम। मम यानी कि अगर वो मम बोला तो उसको पानी की आवश्यकता है, उसको प्यास लगी है और पानी पिलाना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो होम लैंग्वेज होती है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है स्टार्टिंग जो उसका होता है तो वो जो है टेलीग्राफिक रूप में होती है, वो कहीं न कहीं फुल सेंटेंस में नहीं हो सकती है, या जो सेंटेंस बोलेंगे भी अगर हम तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रूप से कहीं न कहीं परफेक्ट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि वह रूल रेगुलेशन के आधार पर आधारित नहीं होगा। और जबकि हम स्कूल लैंग्वेज की बात करेंगे
तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक सेंटेंस के आधार पर ही अपनी बातों को रखेंगे, उसका एक रूल रेगुलेशन होगा, ग्रामेटिकली जो है वो कहीं कहीं परफेक्ट सेंटेंस के रूप में आपके सामने आएगा। तो इन सेंस आप देख सकते हैं कि अगर होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज में पहले डिफरेंस की बात करेंगे तो ये टेलीग्राफिक स्पीच के रूप में होता है और ये कैन बिगिन विद फुल सेंटेंस होता है। पहला आपका जो डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस हम देखेंगे यहां पर, इट्स नेचुरल पार्ट्स ऑफ डेली लाइफ, और ये क्या है, इट्स न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर लाइफ्स। यहां कहने का सेंस ये है कि अगर आप देखेंगे जैसे ही आप होम लैंग्वेज की बात करेंगे तो होम लैंग्वेज क्या है, नेचुरल पार्ट्स ऑफ डेली लाइफ है। यहां कहने का सेंस यही है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, जब वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, बिगिन करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह उसके जो जीवन के प्रतिदिन जो लाइफ स्टाइल है या जो उसका जो डेली का लाइफ है, उसमें कहीं न कहीं नेचुरल तरीके से वह उसके एक पार्ट ऑफ होता है, उसके कह सकते हैं कि उसके जीवन का प्रतिदिन का एक भाग होता है। एक भाषा जो है, होम लैंग्वेज जो होती है, वह उसके जीवन का क्या है, अभिन्न हिस्सा होता है, एक अभिन्न भाग हो सकता है कि वह उससे क्या है कि अपनी फैमिली में, अपने घरों में कहीं ना कहीं क्या करता है, वह उसे बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, और उसे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसके जीवन में वह भाषा क्या है, डेली लाइफ में क्या है, प्रतिदिन लाइफ में क्या है, जुड़ी हुई होती है। हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड जो है निश्चित रूप से होम लैंग्वेज में को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए वह क्या है, उसे विशेष एफर्ट नहीं करना पड़ता है। अगर हम यहाँ करें न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग लाइफ, यानी कि जब वह स्कूल में जाता है, किसी इंस्टीट्यूशंस में जाता है, तो निश्चित रूप से उसे एक नई भाषा, एक नया कह सकते हैं लैंग्वेज वहां सीखने के लिए क्या है, उसे मिलती है, और वह फिर उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक उसके लाइफ का नया एस्पेक्ट्स होता है, न्यू एस्पेक्ट्स होता है, जिसके आधार पर क्या है, वह नई भाषा को सीखने का प्रयास करता है। यानी कि हम डिफरेंस दोनों में देखने की बात करेंगे तो यहाँ पर नेचुरल डेली लाइफ, नेचुरल पार्ट्स ऑफ डेली लाइफ होता है, और यहाँ न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर लाइफ होता है। कहने का सेंस ये है कि जब इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स में बच्चा जाता है, चाइल्ड जाता है एज स्टूडेंट, तो निश्चित रूप से वहां पर वह क्या है, एक नए अवेयरनेस के साथ एक नई भाषा को सीखने का प्रयास करता है। आगे हम देख लेते हैं, हमारा थर्ड क्या है, इट्स नॉट बेसिस इन ग्रामर, इट हैज बेसिस इन ग्रामर। सिंपल सी बात है जिसको हम अभी बोल भी चुके हैं, कह भी चुके हैं कि जो होम लैंग्वेज होती है वह किसी ग्रामर पर आधारित नहीं होती है। यहाँ पर ग्रामर का कोई रोल नहीं होता है। ग्रामर की भूमिका यहाँ नगण्य होती है। घर में एक बच्चा जो भाषा सीखता है या जिस लैंग्वेज को बोलने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से वह ग्रामेटिकली बहुत एरर करता है, ग्रामेटिकली रूप से कहीं कहीं उसमें बहुत फॉल्स होते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है कि होम लैंग्वेज में ग्रामर की भूमिका जीरो होती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है, अगर एक बच्चा, जैसे सपोज दैट करिए हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमारा उत्तर भारत जो है या नॉर्थ इंडिया जिसको हम कहते हैं, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में चिन्हित है या जाना जाता है। यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है और हिंदी ही बोलने का प्रयास करता है, लेकिन जब हिंदी बोलने में ये जो उसकी कह सकते हैं नॉलेज है या हिंदी जानने की जो उसकी नॉलेज है, वह जब स्कूल में जाता है तो देखता है कि यहाँ पर भी हिंदी ही सिखाई जाती है, हिंदी ही भाषा के रूप में वो सीख रहा है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो होम लैंग्वेज के रूप में वो सीखता है अपनी भाषा को, वहां ग्रामर की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो निश्चित रूप से फिर वहां उसे इस ग्रामर रूल रेगुलेशन को या उस भाषा के जो बेसिक मापदंड है, जो बेसिक कह सकते हैं कि उसकी नियमावली है, उसको जानकारी करने का उसे कह सकते हैं जानकारी कराई जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से फिर वो एक नए तरीके से उसको जानने का प्रयास करता है। एक सिंपल सी भाषा हिंदी को जब वह जनरली वे में बोली जाती है
तो उसका एक अलग अर्थ होता है, एक अलग एस्पेक्ट्स होता है, लेकिन जब वह स्कूल में इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती है तो उसका एक अलग होता है, यानी कि उसे हम मानक हिंदी भी कह सकते हैं, या उसे हम खड़ी बोली के रूप में भी डिनोट करने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब बच्चा अपने घरों में होता है, अपने होम लैंग्वेज को रूप में अपनी भाषा को सीखता है, तो वहां पर ग्रामर का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वह सिर्फ अपने हाव भाव के द्वारा भी, अपने इशारों के द्वारा भी, छोटे सेंटेंस के द्वारा ही या कम शब्दों के द्वारा भी अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन जब वह स्कूल में आता है, स्कूल के अंतर्गत जब आएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसे क्या है, एक भाषा के ग्रामर के पोर्शन को, रूल रेगुलेशन के पोर्शन को लर्न करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और उसके आधार पर फिर कहीं कहीं उस भाषा को, उसको विस्तृत नॉलेज, या हम कह सकते हैं कि एब्रॉड नॉलेज कहीं कहीं उसे स्कूल में मिलता है। और इस प्रकार से हम किसी भी भाषा को देख सकते हैं कि जब एक चाइल्ड जन्म लेता है तो वह एक भाषा को पहले जान सकता है, समझ लेता है, जान लेता है, बोल लेता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है, धीरे धीरे स्कूल और कैंपस में जाता है, तो फिर वहां उसे उसके ग्रामेटिकल पोर्शन को सिखाया जाता है, जो कि निश्चित रूप से उसे क्या है कि एक परमार्जित परिष्कृत पर्सन के रूप में, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के रूप में, या सोसाइटी और समाज में इंटरेक्शन के रूप में एक बेहतर पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकल कर आती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि होम लैंग्वेज विदाउट ग्रामर होती है, और जो स्कूल लैंग्वेज होती है वह फुल विथ ग्रामर होती है, रूल रेगुलेशन होती है। एक और यहाँ पर देखेंगे आप, डिफरेंस दिया हुआ है कि डजंट रिक्वायर कंसाइज एफर्ट, और यहां दिया है रिक्वायर कंसाइज एफर्ट। कहने का सेंस ये है कि हम लोग जब अपना भाषा या बोली, या जो भी हम कह सकते हैं कि हमारी मदर टंग है, जब उसे हम बोलने का प्रयास करते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, या जब एक चाइल्ड जो है जन्म लेता है और जब भाषा को सीखना स्टार्ट करता है या प्रारंभ करता है, बिगिन करता है, तो हम देखते हैं कि उस भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए, बोलने के लिए उसे कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। वह अगर हम कहते हैं कि उसे एक गिलास पानी चाहिए, तो सिर्फ एक वर्ड बोलेगा मम, और जो उसकी मदर है या उसके फैमिली के लोग हैं वो समझ जाएंगे इसको प्यास लगी है और इसको पानी पिला दो। तो उससे कहीं न कहीं जो है भाषा को बोलने के लिए एक कंसाइज एफर्ट, या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ या बहुत ध्यान देके भाषा को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि यहाँ पर जो है, जो भाषा लर्न की जाती है वह विदाउट एफर्टलेस होती है। कह सकते हैं कि यहाँ पर बिना एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के उस भाषा को हम लोग एडाप्ट कर लेते हैं, हमको ध्यान नहीं देना पड़ता है। जैसे हमने पिछले क्लास में मल्टीलिंगुअल की क्लास जब थी, तो वहां पे हमने इसको डिफाइन किया था कि जो भाषा और बोली होती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, अगर उसको हमें सीखने के लिए क्या होता है, एफर्टलेस प्रयास होता है, कह सकते हैं कि इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। हमने वहां आपको डिफाइन किया था इनफॉर्मल वे, कि जो भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है, लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया होती है, वह इनफॉर्मल वे में सीखी जाती है सबसे बेहतर तरीके से। अगर उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे या उस पर हम ध्यान देंगे बहुत ज्यादा, तो कहीं कहीं उस लैंग्वेज या भाषा को सीखने में हमें कठिनाई महसूस हो सकती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि जो हमारी लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया है, या जो हम कह सकते हैं कि जो माध्यम है, वह इनफॉर्मल वे में सबसे बेहतर तरीके से होती है। तो उसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारी होम लैंग्वेज होती है वह कंसाइज एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, एफर्ट लेस होती है। लेकिन जब हम स्कूल लैंग्वेज सीखने का प्रयास करते हैं, स्कूल में जाते हैं और वहां पे जो भाषा सिखाई जाती है, जो लैंग्वेज आपको लर्न कराई जाती है, तो कहीं न कहीं आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उसके ग्रामर पोर्शन को जानना पड़ता है, उसके कहीं न कहीं अलंकार और छंद के माध्यम से जो बातें होती हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। या हम कहते हैं कि जैसे अभी आजकल आपको एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में
इंग्लिश स्कूल में सिखाई जा रही है, आपकी सेकंड लैंग्वेज है, तो आपको उसको भी लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कहीं न कहीं प्रयास करना पड़ेगा। उसके हर वर्ड को, कॉन्सेप्ट को बच्चे को कहीं कहीं कंसाइज रूप से एफर्ट करना पड़ेगा, तभी वो उसको सीख सकता है, लर्न कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो ये डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ डिक्टेट किया, पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, इसको कहीं कहीं अपने तरीके से कुछ आप लोग भी डिस्कस करिएगा और इसमें टॉपिक ऐड करिएगा। हमने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक ये एफर्ट किया है कि हम अपने होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर सकें। तो इन डिफरेंस के आधार पर हम लोगों ने देखा कि हमारी होम लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, टेलीग्राफिक स्पीच के रूप में हो सकती है, नेचुरल पार्ट ऑफ डेली लाइफ होती है, हम कह सकते हैं कि बेसिस, नॉट इन बेसिस इन ग्रामर होती है, यानी कि ग्रामर की भूमिका यहाँ नगण्य या जीरो हो सकती है। हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको कंसाइज एफर्ट नहीं करना पड़ता है। और वहीं पे अगर हम अपने स्कूल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से फुल सेंटेंस के रूप में आपको लर्न करनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। आप देखेंगे लर्नर्स के न्यू एस्पेक्ट्स लाइफ के रूप में एक दूसरी भाषा जो स्कूल में आप आते हैं सीखने का प्रयास कर सकते हैं, और आप देखेंगे यह ग्रामर से भरपूर होती है। आपको ग्रामर के साथ आपको भाषा सीखनी पड़ेगी, उसके रूल रेगुलेशन को आपको जानना पड़ेगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कंसाइज एफर्ट करना पड़ेगा भाषा को सीखने के लिए। तो जो डिफरेंस के आधार पर हमने होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है, तो इस आधार पर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। कुछ और डिफरेंसेस की बात होगी, पॉइंट्स के आधार पर आप और ऐड कर सकते हैं। और एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हार्मनी ऑफ होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, आप देख सकते हैं कि कैसे हम सामंजस्य बिठा सकते हैं एक होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज में। सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि हम लोग एज ए टीचर कहीं कहीं किसी स्कूल में वर्क करेंगे, आप भी आज पीपल टीचर हैं, आने वाले प्रोग्राम को जब कंप्लीट करेंगे आपके हाथ में अपनी डिग्री होगी, सर्टिफिकेट होगा, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, किसी स्कूल में आप टीचर बनेंगे। स्कूल आपका रूरल एरिया में भी हो सकता है और आपका अर्बन एरिया में भी हो सकता है। ज्यादातर प्रॉब्लम रूरल एरिया में आती है कि एक बहुत ही एक्सपर्ट टीचर, वेल लर्नड टीचर स्कूल में जाता है और निश्चित रूप से वह अपने उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग उस स्कूल में क्या करता है, टीचिंग करता है। तो कहीं न कहीं अगर आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा तो उस रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, वो कहीं न कहीं आपके साथ एडजस्टमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या जो आपकी बोलने की प्रक्रिया है, आपके कहीं न कहीं जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप एक रूरल एरिया में गए हैं और वहां सभी बच्चे कहीं न कहीं हिंदी बोलने वाले हैं और आप फुल अपनी स्पीच या जो भी क्लास के पढ़ाने का तरीका है वो ओवरऑल आप इंग्लिश में रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ इंटरेक्शन उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर नहीं हो सकता है। तो आपको कहीं न कहीं अपनी क्लास में अपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग, या जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो उनका माहौल है उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं आपको एडजस्ट करने पड़ेगा। आप एज ए टीचर वहां जाएंगे तो चाइल्ड आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट न करके टीचर को कहीं कहीं वहां एडजस्ट करना पड़ता है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उस बच्चे की जो अपनी मातृभाषा है, या कह सकते हैं कि जो स्कूल की लैंग्वेज है, दोनों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, दोनों को एडजस्ट करने की जरूरत है। उसी आधार को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर कि कैसे हम लोग होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्रॉब्लम है ये केवल हमारे इंडिया में ही नहीं है। जो होम लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये हमारे इंडिया का ही नहीं है, अन्य देशों में भी है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो या कोई और कंट्री। आप अगर इंग्लैंड को देखेंगे वहां हर स्कूल या इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन कुछ उनके भी नेटिव लोग हैं, जनजातीय लोग कह सकते हैं या ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो उनकी भाषा उस इंग्लिश भाषा से या लैंग्वेज से डिफर करती है। अमेरिका में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे यूएस इंग्लिश बोली जाती है और जो उनकी अपनी मातृभाषा है वो डिफर होती है। आपके इंडिया में भी तो ये प्रॉब्लम और समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले, जानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे क्षेत्र कह सकते हैं कि एक एक स्टेट की अपनी अपनी भाषा है, हर राज्य की अपनी एक भाषा है। तो उस आधार पर होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज को कहीं न कहीं एडजस्ट करके एक चाइल्ड को
डेवलपमेंट करना चाहिए या लर्निंग प्रोसेस करना चाहिए। तो उसी को कहेंगे, कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने किया कि गेटिंग बेसिक वर्ड्स ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट यूज्ड बाय द डिफरेंट स्टूडेंट्स, यानी कहने का सेंस क्या है। यहां पर आप देखेंगे एक टीचर को अपने स्कूल में या अपनी क्लास में जैसे देखेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट स्टूडेंट वर्ड यूज ना करके हम अक्सर अपनी क्लास में यूनिक चाइल्ड का कह सकते हैं यूज करते हैं, क्योंकि हर चाइल्ड जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक का सेंस होता है कि वह अपने आप में अद्भुत अतुलनीय होता है। तो निश्चित रूप से हमें कोई भी लर्निंग प्रोसेस अपनी क्लास में उस चाइल्ड के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो फिर हम उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कहीं न कहीं बाधित हो जाती है, वह बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टीचर को अपने भाषा लर्निंग प्रोसेस में, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं वो डिफरेंट भाषा के हो सकते हैं, वह हिंदी जानने वाले हो सकते हैं, वह हो सकता है किसी जनजातीय क्षेत्र से हो तो उनकी अपनी एक अलग भाषा हो सकती है, या किसी अदर स्टेट का कोई चाइल्ड है, जैसे केबीएस वगैरह स्कूल में कई स्टेट के लोगों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उनके जो फादर होते हैं ऑफिशियल जॉब के वजह से ट्रांसफर होता रहता है। उस स्कूल में अगर आप देखेंगे क्लास में तो अदर स्टेट के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कोई भी और भी स्कूल हो सकता है जहां पर कई स्टेटों के बच्चे एक साथ, कई राज्यों के बच्चे एक साथ स्टडी करते हैं, तो उनकी अपनी मातृभाषा जो एक होगी, नेटिव लैंग्वेज होगी, हर स्टेट की अलग होती है। और एक आप अपनी स्कूल लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी, जो भी, संस्कृत या कोई जर्मन, जो भी भाषा आप सिखा रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि उनकी अपनी एक जो मातृभाषा है और आपकी अपनी जो स्कूल लैंग्वेज है, दोनों के बीच में क्या है, सामंजस्य हो, दोनों के बीच में हार्मनी हो, कोलैबोरेशन हो, जिसके आधार पर आप उस बच्चों को अपनी स्कूल लैंग्वेज से अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस चीज का एज ए टीचर आपको अपने क्लास में, अपने स्कूल्स में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वहां पर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स के स्टूडेंट हैं, विभिन्न बोली के जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अपने स्कूल लैंग्वेज में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे स्कूल की लैंग्वेज उनके साथ सिखाई जाएगी या लर्न कराई जाएगी, उस पर आपको फोकस करना है। और इस आधार पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इस वर्क को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकंड हम देख सकते हैं विजिटिंग द होम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि एक टीचर को एडजस्टमेंट करने के लिए, सामंजस्य करने के लिए स्कूल में आप देखेंगे कि जो विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं या विभिन्न बोली भाषा को जानने वाले लोग हैं, वह कहीं न कहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। तो आपको उनके घर जाकर के ये जानने का कहीं न कहीं मौका मिल सकता है या जानने की आपको आवश्यकता है कि उनके घर का माहौल कैसा है और किस प्रकार की बोली या भाषा का उनके यहाँ यूज होता है। तो निश्चित रूप से जब आप विजिट करेंगे उनके होम्स पे या उनके घर के या क्षेत्र में आप जाएंगे, तो जो वहां की अपनी बोली है उससे आपका भी इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं आप जो है अपने स्कूल लैंग्वेज को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से फिर क्लास में आपको उन बच्चों को अपनी स्कूल लैंग्वेज सिखाने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए या लर्न कराने के लिए आपको निश्चित रूप से हेल्प होगी। तो आपको सामंजस्य बिठाने के लिए उनके होम्स को विजिट करना चाहिए। आप देखेंगे रीडिंग बुक्स ऑन लोकल इडियम्स, यानी कि यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि आप अगर जिस क्षेत्र में टीचिंग करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय बुक है या जो रीजनल बुक है उनको पढ़ने का प्रयास करिए। तो उनके कुछ जो मुहावरे हैं, जो वहां के अपनी कुछ लोकोक्तियां हैं, उसके कुछ इडियम्स हैं, उनको जब आप जानेंगे और उनके माध्यम से जब आप अपनी क्लास में इंटरेक्शन करेंगे तो वही चाइल्ड कहीं कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब अट्रैक्ट होंगे तो जो आपकी स्कूल लैंग्वेज की लर्निंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वह एक बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से जाकर के वहां पर क्षेत्रीय भाषा में जो उनकी अपनी किताब है, बुक्स है,
जो उनके कह सकते हैं लिटरेचर है, साहित्य है, उसको जानने का प्रयास करिए। उनके इडियम्स यानी कि लोकोक्तियों को जानिए, मुहावरों को जानिए। तो उससे क्या है, फिर आपको अपनी क्लास में होम लैंग्वेज के साथ स्कूल लैंग्वेज को जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वह बेहतर हो सकता है, या हम कह सकते हैं जो इंटरेक्शन है वह बेहतर हो सकता है। तो इन सब बातों को आपको कहीं न कहीं सीखना पड़ेगा एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर स्पीकिंग, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्पीकिंग। इसका कहने का सेंस ये है कि कोई भी चाइल्ड अगर आपकी क्लास में है, हो सकता है वह एक ही भाषा या बोली को जानने वाले लोग हो या डिफरेंट की, तो निश्चित रूप से आपको उनको क्लास में स्पेस देना चाहिए कि वह अपनी ही मातृभाषा को क्लास में यूज करें या बोलें या उसका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करें। तो कहीं न कहीं जो अपॉर्चुनिटी चाइल्ड को ये मिलेगी अपनी क्लास में बोलने की, तो जो उनके मन में हेजिटेशन है कि सर तो कुछ और भाषा बता रहे हैं, कुछ और लैंग्वेज सिखा रहे हैं, बट इसको तो हम जान नहीं रहे हैं, तो अगर वो अपनी भाषा और बोली को जो वर्ड यूज कर रहे हैं क्लास में, उस वर्ड्स को अपनी स्कूल लैंग्वेज से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका क्या मीनिंग हो सकता है आपकी अपनी भाषा में, तो इसको आप कहीं कहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा भी या इस माध्यम से भी आप जो है उन बच्चों को अपनी भाषा सिखा सकते हैं। अगर बच्चा क्लास में अपनी ही भाषा में कन्वर्सेशन करता है या अपनी भाषा या अपनी लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन करता है, तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर उसे स्पेस मिलेगा क्लास में बोलने का, और उस जो उसकी बोली के वर्ड हैं या शब्द हैं उनको कहीं न कहीं अगर आप अपने स्कूल लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं, जोड़ करके उसकी मीनिंग बताते हैं कि हाँ आपके द्वारा बोले गए वर्ड या शब्द की हमारी इस भाषा में द्वारा ये शब्द या वर्ड मीनिंग होता है, तो कहीं कहीं वो चाइल्ड जो है उसको एडजस्ट करेगा, उसको लर्न करेगा और फिर धीरे धीरे वह होम लैंग्वेज से अपने स्कूल लैंग्वेज को अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक टॉपिक और है, नो इंसल्टिंग ऑन डायलेक्ट। कभी कभी क्लास में होता क्या है कि जैसे कोई सिंपल सी कोई बात है कि क्लास में अक्सर हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा कह सकते हैं इरिटेट कर देते हैं बच्चों को, कह रहे आप कैसा बोल रहे हो, आपकी भाषा नहीं ठीक है, आप हिंदी खड़ी बोलो, या हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसको डांटने तुम हिंदी में बात कर रहे हो। तो जो भाषा उसकी अपनी है वह निश्चित रूप से उसको बोलने में कंफर्ट महसूस करता है और इंटरेक्ट करने में उसकी जो फीलिंग और आइडियाज है जितना वो अपनी भाषा में कर सकता है शायद दूसरी भाषा में न कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी क्लास में ये देखना पड़ेगा कि हमें उसको स्पेस देना पड़ेगा कि वह अपनी उस भाषा के द्वारा ही अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को, अपनी थिंकिंग को उस क्लास में एक्सप्रेस करे। हम धीरे धीरे उसको होम लैंग्वेज को स्कूल लैंग्वेज की तरफ ट्रांसफर करेंगे। ऐसा ना हो कि अगर उसकी अपनी भाषा या शब्दों पे कुछ अगर देखने में अटपटा भी लगे क्लास में, तो उस पे हम उसको इरिटेट हो जाए और डांटने लगे, तो निश्चित रूप से हम उसे इंसल्ट नहीं करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि वह अपने उस भाषा को कैसे स्कूल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, या जो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, बोली है, उसके जो जनजातीय क्षेत्र का हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र का हो या किसी भी सेक्टर का वो व्यक्ति हो, वह कहीं न कहीं उस भाषा के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा कहीं न कहीं वह स्कूल लैंग्वेज की तरफ क्या है धीरे धीरे कैसे बढ़ सकता है, ग्रेजुअली कैसे एडॉप्ट कर सकता है। तो हमें उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उन्हें फीडबैक देना पड़ेगा, शाबाशी देनी पड़ेगी और कहीं न कहीं उनको अपने स्कूल लैंग्वेज की तरफ जो है होम लैंग्वेज से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर एज ए टीचर होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज में आप क्या है हार्मनी कर सकते हैं, सामंजस्य कर सकते हैं, कोलैबोरेशन रख सकते हैं कि कैसे उनको हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं और कहीं न कहीं अपने होम लैंग्वेज से उनको स्कूल लैंग्वेज की तरफ कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज पे बेसिस थी कि हम कैसे हमारी जो घर की भाषा होती है कैसे हम स्कूल लैंग्वेज में के रूप में दूसरी भाषा को लर्न करते हैं। और आज की जो हमारी कोठारी कमीशन से लेकर के जो हमारी आज की दौर की नई शिक्षा नीति अभी हाल में आई है उसमें भी आप देखेंगे कि मातृभाषा नेटिव भाषा के साथ साथ सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज लर्न करने की बात की जा रही है और उसकी प्रक्रिया है कि हम स्कूल लेवल पर आज अपनी मातृभाषा में ही एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे
फिर जब वो अपर क्लास में जाएगा तो फिर वह सेकंड लैंग्वेज को सीखेगा, और इस तरह से एक थर्ड फॉरेन लैंग्वेज को भी सीखने की बात हो रही है। तो आज के दौर में भी कहीं ना कहीं होम लैंग्वेज के रूप में जो उसकी अपनी नेटिव मदर टंग या मातृभाषा है उसके इंपॉर्टेंस है, और बच्चे को कहीं न कहीं उसके कॉग्निटिव नॉलेज के लिए, सृजनात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और इस पे जोर देना चाहिए, और ये कहीं कहीं सरकार भी इस पे फोकस कर रही है। तो आज की जो क्लास थी होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिफरेंस के माध्यम से थोड़ा सा हम लोगों ने क्लियर किया है, निश्चित रूप से कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं उस पर डिस्कस किया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हमें लगता है कि इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, निश्चित रूप से हम उसे क्लियर आउट करने का प्रयास करेंगे। ओके माय डियर, थैंक यू।